हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 19 रहेगा। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, इसके बारे में आपको ऑप्शन टिक कर देना है। कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1828 से 1835 तक रहा। इस विलियम बेंटिक के समय में ही 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इस विलियम बेंटिक के दो कार्यकाल आप मान के चलिए। पहला कार्यकाल 1828 से लेकर 1833 तक का रहा, ठीक है। और ये कार्यकाल किसके रूप में था? तो आप कहेंगे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में ये कार्यकाल रहा 1828 से 1833। क्योंकि 1833 में चार्टर अधिनियम लाया गया, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद खत्म कर दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल पद हमें देखने को मिला। तो दूसरा कार्यकाल जो है 1833 से लेकर 35 तक आप कहेंगे कि ये कब से कब तक रहा? 2 साल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना हुआ था विलियम बेंटिक, ये उस समय की बात है जब सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के बारे में तो जानते ही है ना, जिनको हम भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन, है ना, 1830 में वो इंग्लैंड चले गए, 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। और आपको पता है मिरात उल अखबार उन्होंने फारसी भाषा में शुरू किया था, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, ठीक है। तो वो बातें सारी की सारी मैंने बताई हुई भी हैं। तो ऑप्शन जो थर्ड आपके सामने दिया गया है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का समय 1773 से लेकर 1785 तक रहा। जब हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद हमें देखने को मिला, क्योंकि उससे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर भी रहा और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा, ठीक है। इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो किसके समय की बात है? इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की बात है। 1774 का रोहिल्ला युद्ध भी इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। प्रथम मराठा युद्ध के बारे में तो आप जानते होंगे। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला, तब वॉरेन हेस्टिंग्स का ही समय चल रहा था। और 1782 में सालबाई की संधि के साथ ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था, है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब अगर हम बात करें इस रिपन के बारे में, सबसे पहले लीटन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लीटन का जो कार्यकाल है वो पहले था। तो ये लीटन 1876 से 1880 तक रहा। इसने प्रेस यानी कि भारतीय भाषा में छपने वाले जो पत्र पत्रिकाएं थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे हम कहते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना। उस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लाया था लीटन ने? तो 1878 में लाया। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसने किया? रिपन ने। रिपन ने 1882 में निरस्त कर दिया था। और रिपन का समय कब से कब तक रहा?
तो रिपन 1880 से 1884 तक रहा। तो सिंपल सी बात है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू करने वाला लिटन था, निरस्त करने वाला रिपन था। लिटन ने अपने कार्यकाल के शुरू होने के 2 साल बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया और रिपन ने अपने कार्यकाल के शुरू होने के 2 साल बाद इसको निरस्त कर दिया। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। बताने का प्रयास करेंगे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक रहेगा। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति संगीत हैं। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं जी, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि त्यागराज के जो भक्ति मार्ग की अगर हम बात करें, उसमें जो भी गीत गाए गए वो श्री राम को समर्पित हैं, ना कि श्री कृष्ण जी को। ठीक है, त्यागराज के बारे में थोड़ी सी बात हम पहले जान लेते हैं, फिर ऑप्शन वाइज हम बात करते चलेंगे। त्यागराज का जन्म 1767 ईस्वी में हुआ, भारत के राज्य तमिलनाडु में। ठीक है, और अब वर्तमान की दृष्टि से देखें तो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तमिलनाडु में, उस क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। कर्नाटक संगीत के महान ये ज्ञाता रहे, कर्नाटक संगीत के, और भक्ति मार्गी कवि थे, और उन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की तथा अनेकों कृतियां, कहा जाता है कि लगभग 600 के आसपास इन्होंने कृतियों की रचना की और नए नए रागों का सृजन किया। यानी दूसरा जो पॉइंट है, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लीजिए, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। तो क्या ये बात ठीक है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो समकालीन नहीं थे। त्यागराज के बारे में तो मैंने बता ही दिया, 1767 में इनका जन्म हुआ था। अन्नमाचार्य के बारे में थोड़ा सा आप जानने का प्रयास कर लेंगे। ये तेलुगु भाषी संत थे, तेलुगु। ठीक है, ऐसे तेलुगु, और कर्नाटक संगीत इनको भी बड़ा प्यारा था। ये भी कर्नाटक संगीत के रचयिता माने जाते हैं, और इनका जन्म तो बहुत पहले हुआ था, 1408 के आसपास की बात है जब इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1503 में। ठीक है ना, ये उस समय की बात है। और दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ माने जाते हैं। जिस कर्नाटक संगीत के अच्छे विद्वान थे त्यागराज, उस कर्नाटक संगीत के रचयिता माने जाते हैं ये अन्नमाचार्य। ठीक है, तो काफी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। तो ये तो सुमिलित नहीं हुआ। अब फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति संगीत हैं। क्या आप कहेंगे जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात कही है। अन्नमाचार्य के जो कीर्तन की बात करें तो वो स्तुति की गई है भगवान वेंकटेश्वर की। उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में अनेकों भजनों की रचना की। ठीक है, तो आप भगवान वेंकटेश्वर के बारे में तो जानते ही है ना, 7 पर्वतों के देवता इनको कहते हैं हम, 7 पर्वतों के देवता भगवान वेंकटेश्वर। इनकी स्तुति में लीन रहते थे अन्नमाचार्य। तो कौन सा कथन इसमें सही सुमिलित हो रहा था? दूसरा कथन कि त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, और चौथा कथन कि अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति संगीत है। यानी कि दूसरा और चौथा, केवल 2 और 4 जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही उत्तम, अति उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। ज्यादा मुश्किल है नहीं, बड़ा सिंपल सा है ये। तो जिन्होंने इसके बारे में ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ था ना, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये आह्वान किया था
कि हम विकास तभी कर सकते हैं जब हम इस समाजवादी परंपरा को अपनाते हैं। ठीक है, एक लखनऊ अधिवेशन 1916 में भी हुआ था, वो तो बहुत पहले की बात है, जिसमें लखनऊ समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं, वो लखनऊ समझौता 1916 की बात है। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना, वो 1936 के लखनऊ अधिवेशन की बात हो रही है। इस 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की। और इन्होंने कहा कि भारत की समस्याओं का समाधान इसी में है कि समाजवादी विचारों को अपना लिया जाए। और ये 1936 का लखनऊ अधिवेशन 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक चला। 12 अप्रैल से 14 अप्रैल 1936। ठीक है, तो चलो ये बात हुई। अब ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ है? बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था और ये अधिवेशन बड़ा खास रहा। खास इस मायने में रहा कि इसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की और वो अधिवेशन 1924 का बेलगाम अधिवेशन था। ठीक है, ना इससे पहले महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी और ना ही इसके बाद अध्यक्षता की। लाहौर अधिवेशन एक बड़ा प्रसिद्ध अधिवेशन है। अगर हम बात करें कौन से की, 1929 के अधिवेशन की। 1929 में लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो रखी गई, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। और इसमें भी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की उसमें 1929 में। और उन्होंने कहा कि हम आने वाली 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जब 26 जनवरी आई तो 1930 आ चुका था, तो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। फिर जब हम भारत के संविधान निर्माताओं की बात करें, उन्होंने संविधान को आत्मार्पित तो कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? लागू उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि 26 जनवरी को सम्मान दिया जाए, क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी का दिन रखा कि हम उसी 26 जनवरी के दिन ही अपना संविधान लागू करेंगे। तो जब 26 जनवरी आई तो 1950 आ चुका था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र भारत बना। तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। फिर जब हम फैजपुर अधिवेशन की बात करते हैं, फैजपुर अधिवेशन, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कब हुआ था? तो ये 1937 की बात है। एकमात्र ऐसा, मतलब सबसे पहली बार ऐसा कब हुआ कि कोई अधिवेशन गांव में हो रहा था? तो आप लिख देंगे 1937 का फैजपुर अधिवेशन एक गांव में हुआ, वरना तो शहरों में ही हुआ करते थे। ठीक है, इस प्रकार आपको ये बिंदु इस क्वेश्चन से संबंधित ध्यान में रखने हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। तारिक ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई कृति है? तारिक ए फिरोज शाही, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा सिंपल है, जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, जियाउद्दीन बर्नी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में कहा जाता है कि ये तुगलक वंश के समय रहा करते थे और तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इस तुगलक वंश के दूसरे सुल्तान थे, उनके दरबार में भी रहे। और खास करके ये जाने जाते हैं तीसरे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रहने के दौरान। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भी रहते थे और नाम से पता चल रहा है तारिक ए फिरोज शाही, यानी उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया होगा। हालांकि और भी बातें बताई है, इनसे पीछे क्या घटनाक्रम रहा उनके बारे में भी जिक्र किया है। इस वंश से पहले खिलजी वंश जो था उसके बारे में भी बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में कहा जाता है कि ये एक बेहतरीन राइटर थे। इनकी और भी कृतियों के नाम अगर हम लिखें तो एक का नाम आता है सलवट ए कबीर। सलवट ए कबीर के रचनाकार कौन है? जियाउद्दीन बर्नी।
तारिक ए फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। और तारिक ए बरमाकी के रचनाकार कौन है? तो भी लिख देना नाम, जियाउद्दीन बर्नी। और जब बात करते हैं हम साना ए मोहम्मदी, साना ए मोहम्मदी के रचनाकार कौन है? तो भी नाम लिख देना, जियाउद्दीन बर्नी। और एक नाम और लिख देते हैं रचना का, इनायत, इनायत नामा ए इलाही, इनायत नामा ए इलाही की रचना किसने की? तो भी नाम आप लिखेंगे जियाउद्दीन बर्नी का। ठीक है, इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो की रचना कौन कौन सी है? एक तो रचना है खजाइन उल फुतूह, खुजाइन उल फुतूह, जिसमें अमीर खुसरो ने वर्णन किया है कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ठीक है जी। और दूसरी रचना अमीर खुसरो की कौन सी है? तुगलकनामा। तुगलकनामा। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने लगभग 8 सुल्तानों के यहाँ पर कार्य किया, यानी कि उनके दरबार में रहे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? आप कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा जो ऑप्शन लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है? इब्न बतूता। इब्न बतूता तुगलक वंश के दूसरे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान 1333 ईस्वी में भारत आया। और ये कहाँ का यात्री था? अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री था ये। और इसने एक पुस्तक लिखी रेहला। उस रेहला में वर्णन किया है सती प्रथा का, कि किस प्रकार से सती प्रथा चरम पे थी। और इसने कहा है कि किसी महिला को अगर सती करना हो तो उसके लिए राजा की अनुमति लेनी होती थी। और राजा सती होती, जो किसी व्यक्ति के पीछे अगर कोई महिला सती होती थी तो ढोल नगाड़े बजा करते थे, ऐसा वर्णन किया है इब्न बतूता ने। ठीक है जी, तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। एक नाम और लिखा हुआ है ऑप्शन ए, इसामी। इसामी के बारे में अगर बात की जाए तो इसका पूरा नाम क्या है? हसन निजामी। सॉरी, वो तो अलग रह गया ना। हसन निजामी की बात करते हैं तो उसकी रचना कौन सी है? ताजुल मासिर। हसन निजामी की रचना है ताजुल मासिर। इस प्रकार के कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलो जी, इसामी की रचना कौन सी है वो बता दीजिए आप कमेंट में। ठीक है, इसामी ने कौन सी रचना लिखी? ताजुल मासिर किसके द्वारा लिखित है? हसन निजामी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जाट गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष रिक्त स्थान में हुआ, कब हुआ था? जल्दी से बताएं। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 30 मई 1916 को रोहतक, जो वर्तमान में हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। और कौन सी भाषा में शुरू किया गया इस अखबार को? हिंदी भाषा में। साप्ताहिक समाचार पत्र है, यानी कि सप्ताह में एक बार आता था। और ये जो सप्ताह में एक बार आता था, कौन से दिन को आता था? तो ये मंगलवार के दिन आया करता था हिंदी भाषा में। इसका प्रकाशन शुरू किसने करवाया था? तो किसका नाम आता है, बता सकते हैं क्या? सर छोटू राम। सर छोटू राम। सर छोटू राम के नेतृत्व में 30 मई 1916 को वर्तमान हरियाणा के रोहतक क्षेत्र से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। और अब ये डिजिटल मीडिया का रूप ले चुका है ये। ठीक है, चलो जी, ये बात हुई क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य है। आप इतने में बताइए, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं इनके बारे में। छत्रपति वीर शिवाजी, जिनको हम शिवाजी राजे भोसले कहते हैं, इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ है ना। कहाँ पे हुआ? शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में। शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र। और कहा जाता है कि इनकी माताजी का नाम क्या था? जीजाबाई।
जीजाबाई की कोख से पैदा हुए। इनके पिताजी थे शाहजीराजे भोसले, शाहजीराजे, ठीक है। कहा जाता है कि 1642 से लेकर इन्होंने 1680 तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी इन्होंने 1642 में। हालांकि गद्दी पर ये कब बैठे, यानी इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो राज्याभिषेक इनका 6 जून 1674 को हुआ था। तो एक राजा के रूप में राज्याभिषेक होने के बाद कितने समय तक रहे, तो ये लगभग 6 साल तक रहे थे। 74 से लेकर 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 3 अप्रैल 1680। बाद में इनका एक बेटा जो था वो गद्दी पर बैठा, ठीक है, जिनका नाम क्या था, संभाजी राजे भोसले, संभाजी राजे भोसले। अभी आपको विस्तार से बताएंगे सारी की सारी बातें। तो संभाजी राजे भोसले की मां का नाम क्या था, आप बता दीजिए कमेंट में। चलो वापस आ जाइए क्वेश्चन पे। छत्रपति शिवाजी महाराज की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में सारे के सारे ही कथन ठीक लिखे हुए हैं, क्योंकि वीर शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी प्रथा का विरोध किया और रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। शिवाजी ने रस्सी माप द्वारा, जो एक परंपरा चली आई थी रस्सी माप द्वारा माप करना है, उसकी जगह पर इन्होंने एक मानक छड़ी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इनके समय में भू राजस्व यानी कि लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% हुआ करती थी और बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। मान के चलो कि आपके पास एक जमीन का ये टुकड़ा है, तो पहले तो आपको इस जमीन पे जितनी भी खेती होगी आपकी, उसका 33% इनको देना होता था, लेकिन बाद में उपज का 40% देना अनिवार्य कर दिया है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलो जी, फिर हम बात करते हैं ना, लंबे समय तक चला, इतने में अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेजों के साथ भी लड़ाइयां हुई और कितने युद्ध हुए थे, आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए, तो आप कहेंगे 3 युद्ध हुए थे। जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था 1818-19 के आसपास की बात है, तो कौन से पेशवा थे, आप पेशवा का नाम कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और बताना है कि इस दिए गए कूट में से सही उत्तर कौन सा रहेगा। जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल है नहीं वैसे। पुथुकुली शोल, क्या ये तमिलनाडु राज्य की परंपरा है, क्या आप कहेंगे जी हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, सुजनी कढ़ाई, ये सुजनी कढ़ाई क्या महाराष्ट्र से संबंधित है, क्या आप कहेंगे जी नहीं, ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। तो फिर सुजनी कढ़ाई का संबंध कहां से है, तो ये तो बिहार से संबंधित है। सुजनी कढ़ाई जो है ना हाथों से निकाली जाती है, यानी कि हस्तशिल्प है ये। सुजनी कढ़ाई हस्तशिल्प का संबंध बिहार से है, ठीक है। अब जब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, उपाडा जामदानी साड़ी, क्या इसका संबंध कर्नाटक से है, क्या आप कहेंगे जी नहीं, इसका संबंध कर्नाटक से नहीं है। तो फिर उपाडा जामदानी साड़ी का संबंध किससे है, आप कहेंगे जी ये तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश जो आंध्र प्रदेश की परंपरा में ये साड़ी पहनी जाती है, उपाडा जामदानी साड़ी, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला है इस साड़ी को, ठीक है ना। तो ये दो तो गलत थे, सही कौन सा था, केवल एक, जिन्होंने केवल एक लिखा होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दिल्ली सल्तनत कालीन दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, बताने का प्रयास करेंगे। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज का मतलब क्या होता है, सेना विभाग से संबंधित आप कह सकते हैं, है ना, सेना विभाग से संबंधित। तो इसकी स्थापना किसने की थी, कौन सा ऑप्शन रहेगा ठीक, बता दीजिए। जिन्होंने लिखा होगा ना बलबन, बहाउद्दीन बलबन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहाउद्दीन बलबन
दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश का एक सुल्तान था और बहाउद्दीन बलबन का वैसे नाम ग्यासुद्दीन बलबन लिया जाता है और ये बहाउद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक सत्ता में रहा, यानी कि इसने शासन किया। यही है वो बलबन जिसने भारत में पैबोस प्रथा शुरू की। पैबोस प्रथा यानी पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की। यही है वो बलबन जिसने भारत में सजदा प्रणाली शुरू की। सजदा प्रणाली यानी सजदा करना हाथों से, ठीक है, राजा के सामने। तो सजदा प्रणाली का जनक जनक तो नहीं कहेंगे, भारत में सजदा प्रणाली कौन लेकर आया? बलबन। उसके बाद में जब बात करते हैं और बलबन ने क्या किया, जो गुलाम वंश के तीसरे सुल्तान थे जिन्होंने चालीसा का गठन किया था, उस चालीसा का खंडन कर दिया इस बहाउद्दीन बलबन ने। इसी बलबन ने भारत में फारसी त्योहार नौरूज का प्रचलन शुरू करवाया। फारसी त्योहार नौरूज का प्रचलन किसने शुरू करवाया? तो आप कहेंगे जी बलबन ने ही करवाया, ठीक है। अब आ जाइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के ताऊजी थे। और इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कड़ा मणिकपुर नामक जगह पर मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने और खुद गद्दी पर बैठ गया। ये 1296 से 1316 तक गद्दी पर रहा अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग की स्थापना की थी जिसे हम कहते हैं राजस्व विभाग। उनकी भाषा में क्या लिखेंगे इस विभाग का नाम? तो आप लिख देना दीवान ए मुस्तक राज। तो दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी? तो लिख देना नाम अलाउद्दीन खिलजी का। इसका मतलब क्या है? राजस्व विभाग। अब वापिस आ जाइए थर्ड पॉइंट पे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ये तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गाजी तुगलक, जिसे हम ग्यासुद्दीन तुगलक भी बोल देते हैं। उस तुगलक वंश के संस्थापक गाजी तुगलक का एक बेटा जिसका नाम रखा जोना खां, और यही जोना खां बड़े होकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया और इसे ही हम पढ़ा लिखा बेवकूफ कहते हैं, जो कब से कब तक रहा? 1325 से लेकर 1351 तक रहा, ठीक है। इस मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग का अगर हम नाम दें तो आप कहेंगे दीवान ए आमिर को ही। दीवान ए आमिर को ही विभाग की स्थापना तुगलक वंश के दूसरे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने की। इस मोहम्मद बिन तुगलक के समय की समाप्ति के बाद यहाँ इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, और फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो इसने भी कई काम किए। 1351 से 1389 तक इसका शासनकाल माना जाता है। इसने कई डिपार्टमेंट बनाए, जैसे दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात का मतलब क्या होता है? दान। ऐसे बोल देते हैं ना, खैरात में मिली है क्या कोई चीज, यानी कि दान में मिली है क्या। तो दान विभाग की स्थापना किसने की? इसी फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक को बड़ी मात्रा में शहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। वर्तमान में हिसार एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, उस हिसार को किसने बसाया था? इसी फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में वर्तमान में, उसी फतेहाबाद को भी इसने बसाया। जौनपुर यूपी में एक जगह है, उस जौनपुर को भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। बड़ी मात्रा में नहरों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, ठीक है। और कई विभाग भी बनवाए। एक विभाग बनवाया जिसे बोलते हैं दीवान ए बंदगान, यानी कि बंदी विभाग बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के यहाँ पर लाखों की संख्या में हुआ करते थे बंदी, ठीक है। और भी बहुत सारे विभाग बनाए गए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जैसे बात करते हैं चिकित्सा से संबंधित एक विभाग बनाया। तो कुछ बातें जो हमने इससे संबंधित की वो आपको ध्यान में रखनी है। अब बता दीजिए ए ओ हयूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है वो बताना है।
उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ये तो सत्य है। उन्होंने 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये कथन आपको टिक करना है क्योंकि ये कथन सत्य नहीं है, बाकी सारे ठीक है। वो एक पक्षी विज्ञानी भी थे और वो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य भी थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्थापना हुई। ठीक है, और उस समय बंबई कह देते थे, वर्तमान में उसे हम मुंबई बोल देते हैं। स्थापना हुई 1885 में मुंबई में, और पहला अधिवेशन भी कहां हुआ फिर? बंबई में, बंबई अधिवेशन। ठीक है, तो इस पहले अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ऐसा कहा जाता है कि वायसराय, जो उस समय वायसराय कौन थे? डफरिन। डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। तो ऐसा कहा जाता है कि वायसराय डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना का अप्रत्यक्ष रीति से समर्थन किया था। और यह भी सही है कि A.O. ह्यूम, जिसे हम क्या बोलते हैं? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, कांग्रेस का जन्मदाता था। लेकिन जब 1912 में A.O. ह्यूम की मृत्यु हो गई, तब कांग्रेस ने इसे अपना संस्थापक घोषित किया कि यही हमारे संस्थापक हैं, 1912 में मृत्यु के बाद। ठीक है जी, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अगर कहा जाए तो उनका मत था A.O. ह्यूम के बारे में। उनका कहना था कि 1885 में A.O. ह्यूम के अलावा कोई व्यक्ति कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। एक व्यक्ति चलो और बता देते हैं, C.Y. चिंतामणि। C.Y. चिंतामणि जो है, उनका मत था कि राजनीतिक उद्देश्यों से राष्ट्रीय सम्मेलन का विचार कई व्यक्तियों के मन में उठा था, तब जाकर वो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप बना। तो अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला अधिवेशन कहां हुआ? 1885 में बंबई में ही हुआ, जिसमें अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो ऐसे आपको ये कुछ बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको आनंद आया होगा, और आगे की क्लास में हम कंटिन्यू बने रहेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के संग। नमस्कारम।